एवरीवन, क्लास 11 पाठ संख्या 14 वे आँखें। कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। डियर स्टूडेंट, आज मैं इस चैप्टर का थर्ड पार्ट आपको करा रही हूँ। ठीक है, इसकी 2 वीडियो बना के मैंने आपको सेंड कर दी। 2 क्लास हो गई। थर्ड क्लास में पद संख्या देखिए, बिना दवाया दवा दर्पण के धरनी, स्वर्ग चली आँखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। देखिए, जैसा कि पूर्व में प्रसंग चलता आ रहा है कि किस तरह महाजनों के शोषण के कारण खुशहाल किसान किस प्रकार उजड़ गया। ठीक है, उसके खेत, उसके बैल नीलाम हो गए, लड़का मारा गया, तब भी उसके अत्याचार कम नहीं हुए। ठीक है, सबसे पहले क्या था, खेत खलिहान चले गए, जवान बेटे को जमींदारों ने मार दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि बछड़े नीलाम करा दिए जाते हैं, उसकी गाय को ले लिया जाता है। इसके बावजूद भी अत्याचार कम नहीं हुए, अत्याचार बढ़ते ही चले गए। अब आगे देखिए, बिना दवा दर्पण के धरनी, बिना दवा दर्पण के धरनी, स्वर्ग चली आँखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। देखिए, कवि क्या कह रहे हैं, किसान की पत्नी दवा दारू के अभाव में, दवा दर्पण दवा आदि, दवा दर्पण दवा आदि, धरनी पत्नी। ठीक है, स्वर्ग चली मर गई, स्वर्ग चली से तात्पर्य मर गई, दूध मुही दूध पीती बच्ची। ठीक है, कवि क्या कह रहे हैं, किसान की पत्नी दवा दारू के अभाव में ही मर गई। वह इतना फटेहाल था कि पत्नी की बिना दवा दर्पण के धरनी, वो अपने उसके पास कोई भी पैसा नहीं बचा कि वो बीमार पत्नी का इलाज करा सके, इलाज न करा पाया। इस कारण यह सोचकर उसकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं। ठीक है, बिना दवा दर्पण के धरनी स्वर्गन चली, बिना दवा के तथा पत्नी के इलाज के लिए दवाई भी ना ला पाने के कारण पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के बाद ये सब सोचकर किसान की आंखों से आंसू भर आते हैं। ठीक है, पत्नी की मृत्यु के पश्चात देख रेख के बिना की दूध मोही बच्ची, छोटी सी नन्ही सी बिटिया, जिसे अपने माँ के समुचित देखभाल की आवश्यकता थी। ठीक है, उसकी नन्ही बिटिया को समुचित देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। ठीक है, अतः उस बेचारी की भी अकाल मृत्यु हो गई। इस प्रकार यातनाओं ने उसे घेर लिया। बिना दवा दर्पण के धरनी। ठीक है, इस पद का देखिए, बिना, क्योंकि किसान के पास अब कोई भी पैसा नहीं रहा, जिसके कारण वो अपनी पत्नी का इलाज करा पाए। ठीक है, ये सब सोच के उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। किसान बहुत अधिक दुखी होता है, उसकी आंखों में आंसू आते हैं। देख रेख के बिना अब उस दूध मुही बच्ची की कोई देख रेख करने वाला नहीं रहा, तो उस बच्ची की भी अकाल मृत्यु हो गई। बिटिया 2 दिन बाद गई मर, 2 दिन बाद बिटिया की भी मृत्यु हो गई। देखिए, कितना किसानों को अन्याय अत्याचार सहना पड़ा। नेक्स्ट है, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। इसके हार्डवर्ड देखिए बेटा, क्या कह रहे हैं कवि, घर में विधवा रही पतोहू। ठीक है, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। शब्दार्थ देखिए, पतोहू पुत्र वधू, पतोहू पुत्र वधू, बेटे की पत्नी। लक्ष्मी लक्ष्मी के समान शुभ, पति घातिन, पति की हत्या करने वाली, पति घातिन पति की हत्या करने वाली, कोतवाल थानेदार साहब।
ठीक है। कुएं में डूबना डूब गई, कुआं कुआं, ठीक है। इसमें क्या बताया, घर में विधवा रही पतो। कवि क्या कह रहा है कि एक अच्छे भले किसान को थोड़े से ऋण के बदले महाजन ने घर से बेघर कर दिया, ठीक है। उसके जवान लड़के को भी मार डाला। दुर्भाग्य से उसकी पत्नी और उसकी नन्ही बिटिया को भी छीन लिया। फिर भी उसकी यातनाएं समाप्त नहीं हुई। उसकी पुत्र वधू की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु किस प्रकार हुई, इसका वर्णन कवि सुमित्रानंदन पंत करते हुए बताते हैं कि उस किसान के घर में उसकी विधवा पुत्र वधू ही शेष बच गई थी। घर में विधवा रही पतो, घर में सिर्फ विधवा पुत्र वधू ही अब बच गई थी। यद्यपि लक्ष्मी थी, यद्यपि पतिघातिन, यद्यपि उसे पतिघातिनी अर्थात पति की हत्या का कारण समझा जाता था और वह घर की लक्ष्मी के समान थी, गृह लक्ष्मी थी। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, ठीक है। उसे भी एक दिन कोतवाल ने बुलवाया जेल में और अपनी वासना से भ्रष्ट कर दिया। परिणाम स्वरूप डूब कुएं में मरी। एक दिन अपनी बेइज्जती के कारण, समाज में उसकी इज्जत खराब होने के कारण वह लाज के मारे कुएं में कूदकर मर गई। बेचारा किसान अपना सर्वस्व खोकर लुट पिट कर नितांत अकेला रह गया, ठीक है। देखिए, खेत चले गए, बेटा चला गया, पत्नी चली गई, बेटी चली गई और बहू की भी मृत्यु हो गई, तो किसान का सब कुछ लुट गया। खैर खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। इसमें किसान क्या कह रहा है कि देखिए, पैर की जूती, हार्ड वर्ड देखिए, पैर की जूती, पैर की जूती से तात्पर्य है पैर की जूती मतलब उपेक्षित या तिरस्कृत। जोरू पत्नी, ओके। सुध, सुध मीन्स याद, ठीक है। सांप लौटते जलन होती, फटती छाती मुहावरा है बहुत दुख होना, बहुत दुख होना, फटती छाती बहुत दुख होना। अब देखिए, खैर पैर की जूती जोरू, इसमें देखिए किसान का सब कुछ नष्ट हो गया। आज वह अपनी पत्नी और जवान लड़के की याद कर कर के तड़पता है। किसान का सब कुछ समाप्त हो गया, ठीक है। सब कुछ चला गया, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके बैल, गाय, बेटा, बेटे की बहू, बेटी, सबकी मृत्यु हो गई एक थोड़े से ऋण के कारण। इस तरीके से गांव के महाजन अपना ऋण वसूलने के लिए किसानों पर घोर अत्याचार करते हैं। पीड़ित किसान का घर, खेती, बैल, पुत्र, पुत्रवधू, ठीक है, पत्नी, बच्चे सब एक एक करके नष्ट हो जाते हैं। आज वह अपनी पत्नी और जवान लड़के की याद करके तड़पता है, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, पत्नी मरी तो खैर पैर की जूती जोरू। वो क्या कह रहा है कि अगर उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, पत्नी मरी तो मरी, उसका मरना उतना कष्टकारक नहीं था, वह तो पैर की जूती के समान तुच्छ होती है, ठीक है। खैर पैर की जूती जोरू, कि पत्नी मरी, ठीक है, पत्नी के लिए तो कहा जाता है कि वो पैर की जूती के समान है। मनुष्य चाहे तो एक जूती के फटने पर दूसरी भी बदल लेता है, इसलिए वह किसान दूसरी पत्नी भी ला सकता था। परंतु जब ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती, पर जवान लड़के को याद करके तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। उसका मन पीड़ित हो उठता है, वेदना के मारे उसकी छाती विदीर्ण हो जाती है। अतः वह अपने जवान पुत्र को ही नहीं बचा पाया तो दूसरी पत्नी को लाने की हिम्मत कैसे करता। उसका दूसरा पत्नी लाने का साहस भी समाप्त हो गया था। सांप लौटते फटती छाती। देखिए, किसान अपने जवान लड़के की हत्या हो जाने की याद आती है, उसकी छाती पर
सांप लौटने लगते हैं। उसका मन बहुत अधिक पीड़ित हो जाता है। वेदना के मारे, पीड़ा के मारे उसकी छाती विदीर्ण हो जाती है। अतः वह अपने जवान पुत्र को ही नहीं बचा पाया तो उसे लगता है दूसरी पत्नी लाकर भी क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कितनी वेदना किसानों को सहनी पड़ी, कितनी वेदना किसान सहते थे, कितना अन्याय, कितना अत्याचार, कितना शोषण उन किसानों पर होता था। देखिए किसान पत्नी को पैर की जूती के समान मानते हैं। इस तथ्य का उद्घाटन हुआ है। वे पुत्र को अधिक महत्व देते हैं। पुत्र उनके जीवन का आधार है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पद है पिछले सुख की स्मृति आंखों में। पिछले सुख की स्मृति आंखों में छाया क्षण भर एक चमक है लाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर है एक चमक है लाती। तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। स्मृति याद, ठीक है, तुरंत शीघ्र, तुरंत शीघ्र, ठीक है। नेक्स्ट है शून्य आकाश, तुरंत शीघ्र शून्य आकाश। चितवन, चितवन मीन्स दृष्टि। ओके, अब देखिए इसमें कवि क्या कह रहा है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में। कवि कह रहा है कि किसान को कभी महाजनों ने, कभी सरकारी अफसरों ने, तो कभी दुर्भाग्य ने लूटा। ठीक है, किसान को कभी महाजन ने, कभी सरकारी अफसरों ने, तो कभी खुद के ही, किसने, खुद के ही भाग्य ने किसान को, दुर्भाग्य ने उसे लूटा। ठीक है, अतीत उसके दुख का कारण बना। किसान जब अपने, देखिए पिछले सुख की स्मृति आंखों में, किसान जब अपने गत वैभव और सुख को याद करता है तो उसे क्षण भर के लिए सुख और आनंद मिलता है। ठीक है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। क्षण भर के लिए उसकी आंखों में एक चमक सी पैदा हो जाती है। तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन भर जाती है। उसे अपने खेत, लेकिन उसकी आंखों में चमक भर जाती है। और जब उसे अपने खेत, अपनी गाय, अपने बछड़े, अपने पुत्र, पत्नी, बेटे, पुत्र वधू की कल्पना सुख देने लगती है, किंतु जब उसकी कल्पना धीरे धीरे गहरे चिंतन में उतरती है, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। ठीक है, उसके एक एक करके सबके नष्ट होने की याद आती है तो सब स्मृतियाँ उसके लिए दुखदाई बन जाती हैं। किसके लिए? किसान के लिए। किसान को एक बार थोड़ी सी खुशी मिलती है। कब उसे थोड़ी सी खुशी मिलती है? कि जब उसे ये लगता है कि चलो सब कुछ मेरे पास था, लेकिन जब अचानक से उसे अपनी सब पुरानी चीज़ों की याद आती है तो वही किसान बहुत अधिक दुखी हो जाता है। ठीक है, दुखी हो जाता है, पीड़ित होता है, निराश होता है। देखिए इसमें भाषा अत्यंत सरल तथा संक्षिप्त है। ठीक है, उसे एक एक करके अपने सब नष्ट होने की याद आती है तो वे उन स्मृतियों में डूब जाता है और दुखदाई वो यादें उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई बन जाती हैं। किसके लिए? किसान के लिए। तो देखिए इस पाठ में कवि सुमित्रा नंदन पंत ने एक किसान की, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया कि उनकी आंखें सदा दुख और दीनता से भरी रहती हैं। कभी वह स्वाधीन था परंतु आज उसे अपनी जमीन से भी बेदखल कर दिया। उसे जमीन, पत्नी, बच्चे, ठीक है, बेटा, घर, खेत खलिहान, सब चीज़ों से उस किसान को बेदखल कर दिया जाता है। तो सोचिए किसान कितना अधिक दुखी होता है, उसकी पीड़ा, उसकी वेदना, इन सब चीज़ों का वर्णन कवि सुमित्रा नंदन पंत ने इस पाठ में किया। और सुमित्रा नंदन पंत को किसान की आंखें एक
अंधकार भरी गुफा के समान लगती हैं। जैसे गुफा में हम देखते हैं अंधेरा होता है, हमें डर लगता है, ऐसे ही किसान की आंखों में वो दीनता, पीड़ा, निराशा देखकर कवि बहुत अधिक दुखी होता है। ठीक है, और इसमें बताया गया कैसे महाजन, कैसे जमींदार लोग किस तरीके से किसानों पर अन्याय व अत्याचार करते थे। ठीक है बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। डेली का वर्क आप डेली करो, डेली की वीडियो डेली सुनो समझो, कोई भी डाउट हो अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। ओके बेटा, क्योंकि कोई भी डाउट अपने मन में नहीं रखना आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।